अब हम लोग ये 11th क्लास का किताब है ना, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। इसमें छठा चैप्टर और छठा चैप्टर का हम लोग अभी जैन बौद्ध और जैन वास्तुकला है ना, बौद्ध और जैन आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पर आप नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र देख रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के दूसरा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। तक्षशिला को प्राचीनतम माना गया है और दूसरा प्राचीनतम नालंदा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना गुप्तों के जमाने में हुई। तो इस पीरियड में यहाँ हम लोग आर्किटेक्चर को देख रहे हैं। 5वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हिंदू वास्तुकला में बहुत सारे परिवर्तन हुए और इस समय जो परिवर्तन हुए हैं उन्हीं पर हम लोग ध्यान देंगे। तो जिस तरह से ये वास्तुकला का एक प्राचीन नमूना हम लोगों के पास उपलब्ध है, इसमें बड़े पैमाने पर ईंट का प्रयोग किया गया है। इस पीरियड में सीमेंट नहीं है ना, तो बहुत सारे दूसरे पदार्थों का प्रयोग किया गया है। सुर्खी का प्रयोग भी बड़े पैमाने पर तुर्कों ने लाया है, लेकिन हमारे यहाँ भी इस तरह के प्रयोग इस जमाने में मिट्टी को लगाकर और जिप्सम वगैरह को मिलाकर इस तरह का काम किया गया है। तो लेकिन यूजली आप ईंटों का प्रयोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसी में हम लोग आगे देखते हैं कि इस पीरियड में बौद्ध और जैन वास्तुकला भी हिंदू वास्तुकला से पीछे नहीं रहे, बल्कि कदम से कदम मिलाकर प्रगति करते रहे। एलोरा जैसे स्थलों में बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक के साथ साथ पाए जाते हैं, जबकि तो ये सब एलोरा में भी है। यहाँ बौद्ध और हिंदू और जैन स्मारक सभी है। फिर बादामी, खजुराहो, कन्नौज है ना, यहाँ किन्हीं दो धर्मों के अवशेष एक साथ पाए गए हैं। तो भारत में धर्म के आधार पर उस तरह का झगड़ा झंझट का इतिहास नहीं रहा है। नॉर्थ इंडिया में विशेषकर, साउथ इंडिया में तो थोड़ा वैष्णव और शैव लोगों में रहा है, लेकिन यहाँ पर कई जगहों पर और विभिन्न धर्मों के आर्किटेक्चर को एग्जिस्ट किए है ना। 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो गया तो बिहार, बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, जिसे मगध कहा जाता है हिस्टोरिकली, एक साथ जुड़कर एक हो गया। पश्चिम में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य उभरे। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों ने इस एरिया में शक्ति प्राप्त किया और द्वितीय पाल शासक धर्मपाल अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ और उसने शक्तिशाली तो धर्मपाल के समय त्रिदलीय संघर्ष की शुरुआत होती है, जो ट्रिपैट्राइड स्ट्रगल बोलते हैं। उसने प्रतिहारों को परास्त किया और कन्नौज तक अपना अधिकार स्थापित किया। तो उसके लिए गंगा नदी का उपजाऊ मैदान भी उपलब्ध हुआ, कृषि और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्योंकि कन्नौज तक का एरिया बहुत ही उपजाऊ इलाका है, गंगा का मैदानी इलाका है। इन इलाकों पर पालों ने कब्जा किया तो इनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ी। अदर एक्टिविटीज में तभी आप भाग लेते हैं जब आपका आर्थिक समृद्धि अच्छा होता है, यानी पैसा होगा तभी दूसरे कामों को आप कर पाएंगे, है ना। बोध गया निश्चित रूप से इस पीरियड का एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इस तीर्थस्थल की पूजा तभी से की जा रही है जब सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इसी गया में हुए और अभी भी गया में वो चल रहा है। लेकिन बोध गया का जो महाबोधि मंदिर है उस समय ईंट से बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाता है। अभी जैसे हम लोगों ने नालंदा में देखा कि ईंट का बड़े पैमाने पर प्रयोग है, उसी तरह से उस जमाने में महाबोधि मंदिर को बनाने में भी ईंट का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ। ऐसा कहा जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना उसका निर्माता सम्राट अशोक था। यानी जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, वहां पर एक देवालय यानी मंदिर टाइप का बना और उस मंदिर का निर्माण भगवान बुद्ध ने किया। याद रखिएगा, है निर्माता सम्राट अशोक था। और देवालय के जो चारों जो वहाँ वेदिका बनी हुई है वो मौर्य काल के बाद लगभग 100
ईस्वी पूर्व में बनाई गई थी। 100 ईस्वी पूर्व का मतलब वस्तुओं का मंदिर के भीतर बहुत से आलोक दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित है वो पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी, लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था, यानी अंग्रेजों के जमाने में। मंदिर का रूपांगन असामान्य किस्म का है, न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और न ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोरे सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है ना। तो ये महाबोधि मंदिर है। हम लोग पहले पढ़े हैं कि जो द्रविड़ शैली का मंदिर है उसका परिसर बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसका परिसर उतना बड़ा नहीं है, एरिया बहुत छोटा है। तो इसलिए ये इस निर्माण के नीचे की शैली में यह नागर शैली है, लेकिन जिस तरह से ये स्तूप यहाँ से इसे बड़ा ऊपर गया है ये द्रविड़ शैली का है ना। तो इसमें दोनों ही शैलियों का समावेश है ना। तो इसीलिए कुछ लोग इसको बेसर शैली बोलते हैं। तो इसीलिए मंदिरों का निर्माण शैली जो है उसके आधार पर दोनों का यहाँ पर मिक्स्ड शैली है। फिर जो नालंदा हम लोगों ने देखा, नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। आज तक इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का एक छोटा हिस्सा ही खोदा गया है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा समकालीन सभ्यता के नीचे दबा हुआ है, इसलिए आगे खुदाई करना लगभग असंभव है। यानी अभी भी नालंदा विश्वविद्यालय का जितना हिस्सा आप देख रहे हैं वह एक छोटा हिस्सा है, और यह जितने बड़े परिसर में बनाया गया था उस परिसर पर आज घर और गांव बस गए हैं। स्वाभाविक है कि उन घरों और गांवों को हटाया, डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर को खुदाई मुश्किल है। लेकिन जितना भी खोदा गया है ये मठीय विश्वविद्यालय है, यानी रेसिडेंशियल है। और अभी भी जाकर जब देखेंगे तो कमरे सब जो बने हुए हैं तो उसमें छात्र लोग, शिक्षक लोग रहते थे, उनके पढ़ने का स्थान, ध्यान लगाने का स्थान और बहुत सारे वैसे स्थान वहां पर बनाए गए हैं, जो इसे एक रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय के रूप में जो बहुत सारे फाहियान ने, वेनसांग ने वगैरह में जिक्र किया है, उस सब का वस्तु स्थिति लगता है कि सत्य बात उन लोगों ने लिखा है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री वेनसांग के अभिलेखों पर आधारित है। वेनसांग जो है हर्षवर्धन के पीरियड में भारत आए, है ना। और इसमें कहा गया है कि एक मठ के नींव कुमार गुप्त, ये भी याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो नींव है गुप्तों के समय कुमार गुप्त ने रखा, है ना। इम्तिहानों में आता है 5वीं शताब्दी में डाली गई, और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदाय, थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। ये सब ध्यान रखना है। थेरवादी मतलब जो ट्रेडिशनल है, महायान जो बदलाव के समर्थक थे, वज्रयान जिसमें तांत्रिक समावेश हुआ, तीनों यहाँ पढ़ाए जाते थे। यहाँ चीन से, तिब्बत से, मध्य एशिया से, दक्षिण पूर्व एशिया से, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु धर्म की शिक्षा लेने प्राप्त करने के लिए नालंदा और इसके आसपास स्थित बोधगया, कुकरीहार आदि केंद्रों में आते थे। भिक्षु और तीर्थयात्री वापस अपने देश जाते समय अपने साथ छोटी छोटी प्रतिमाएं और सचित्र पांडुलिपियां ले जाते थे। इस प्रकार नालंदा जिससे बौद्ध मठ कला उत्पादन के विशाल केंद्र बन गए थे, जिनका प्रभाव एशिया के अन्य सभी बौद्ध धर्मावलंबी देशों की कलाओं पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा था। अर्थात नालंदा न केवल शिक्षा का केंद्र बना
जहाँ विश्व के कई हिस्सों से लोग जो भी बौद्ध धर्म में इंटरेस्ट लेते थे, शिक्षा प्राप्त करने आते थे, साथ ही साथ यहाँ से जो मूर्तियाँ लेकर गए, तो जो मूर्ति या चित्र लेकर जाएंगे, जब अपने देश में जाएंगे तो वहाँ के भी मूर्तिकार और चित्रकार इन मूर्तियों को देखकर अपने यहाँ मूर्ति बनाएंगे। यानी मूर्ति कला और चित्रकला का भारतीय प्रभाव उन क्षेत्रों पर भी, उन देशों में भी गया। तो ये कल्चरल एक्सपेंशन भी हुआ, कल्चरल स्प्रेड भी हुआ और शिक्षा का तो हुआ ही हुआ। इसी तरह से नालंदा की गच्छकारी, पत्थर और कांस्य मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुई। यानी नालंदा में जो रमणीय बौद्ध ने पत्थर का मूर्ति बनाने, कांस्य की मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की कला से प्रभावित रही और उसी पर पूरी निर्भर रही। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार की स्थानीय परंपरा और मध्य भारत की परंपरा का संगम यानी सिंथेसिस हो गया, मिल गई और एक नई शैली का आविर्भाव हुआ जिसे मूर्ति कला की नालंदा शैली बोलते हैं। तो जब भी मूर्ति कला या मूर्ति बनाने की नालंदा शैली का क्या मतलब हुआ? सारनाथ की गुप्त शैली, बिहार की स्थानीय परंपरा और मध्य भारत की 3 परंपराओं का मिला जुला रूप नालंदा शैली। रुक जाओ। तो नालंदा शैली इन तीनों को मिलाकर बना। इस शैली में मुखाकृतिक विशेषताएं यानी मुख की विशेषताएं, अंग प्रत्यंग, हाव भाव, वस्त्र, आभूषण का पहनावा आदि सब अलग किस्म के थे। नालंदा की कला अपनी कारीगरी के उच्च स्तर के लिए सदा जानी मानी जाती है। इसकी अनेक विशेषताएं हैं, जैसे प्रतिमाओं को सोच समझकर अत्यंत व्यवस्थित रूप से गढ़ा गया। देखिए, नालंदा कला शैली जो है अभी तक इम्तिहानों में नहीं आया है, इसलिए इसको हर जगह के लिए यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सभी के लिए ध्यान रखना है कि अलग से इसको पढ़ाया भी नहीं जाता है ना। लेकिन आपकी एनसीईआरटी के 11th की किताब में है, इसलिए नालंदा शैली लिखिएगा और उसकी सारी विशेषताओं को पहले कॉपी में लिखिए, है ना। और होमवर्क करते रहिए, नहीं तो फिर सब जाते रहेगा। तो इनका मुख का जो विशेषता है, अंग प्रत्यंग है, हाव भाव है, वस्त्र है, आभूषण है, सभी अलग किस्म के हैं और एक उच्च स्तर के लिए जानी गई। प्रतिमाओं को सोच समझकर बनाया गया है, अर्थात काफी विचार विमर्श करने के बाद लोग प्रतिमा बनाने की बात शुरू करते होंगे और इनकी प्रतिमाओं में कहीं भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देती है। जैसे हम लोगों ने अजंता एलोरा या उधर देखा कि एक मूर्ति है, उसके आसपास बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, तो उस तरह का भीड़ भाड़ इसमें नहीं है। प्रतिमाएं आमतौर पर उभार में समतल सपाट नहीं है, लेकिन त्रिआयामी 3 डायमेंशनल है, बनाई गई है। प्रतिमाओं के पीछे की पट्टियां विस्तृत होती हैं, अलंकार सुकोमल और बारीक है। यानी अलंकार जो है आंखों को गड़ने वाला नहीं है ना। या कोई आदमी आभूषण पहनता है, अलंकार करता है, लगता है कि आंख में गड़ता है। कोई आदमी इस तरह का करता है जिससे कि सूथिंग इंपैक्ट होता है। तो बारीक है। नालंदा की कांस्य प्रतिमाओं का काल 7वीं और 8वीं शताब्दी के लगभग है, यानी पाल काल का है। उसी के आसपास है। इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है और ये पाल राजाओं के शासनकाल में बनी धातु की प्रतिमाओं का काफी बड़ा भाग है ना। पाल काल में कांस्य कला अपने क्लाइमेक्स पर यहाँ पहुंचती है। जिसे दक्षिण भारत में चोल पीरियड में कांस्य कला क्लाइमेक्स पर है, तो पालों की कला में भी कांस्य कला बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, जो नालंदा की खुदाई हुई है, बहुत सारे वहां पर जाइएगा तो ये सब जो है ये ऊपर का लेयर है, नीचे खुदाई हुआ। तो स्वाभाविक है ऊपर के लेयर पर जहां गांव बन गया है उसके नीचे खुदाई नहीं हो पाएगी। तो और सभी जगह देखिए ईंटों का प्रयोग है और ईंट के आधार पर भी लोग पता लगाने का प्रयास करते हैं कि यह किस काल का है।
देखिए यही ईंट अगर मौर्य पीरियड का हुआ तो पतला वाला ईंट होता है ना, और ये मोटा वाला ईंट है, थोड़ा बड़ा बड़ा साइज में दिखता है, और मौर्य काल का ईंट जो है पतला होता है ना। तो नालंदा की जो खुदाई हुई है, तो खोदते हैं लोग, फिर जो स्ट्रक्चर उभरता है, मान लीजिए इस पर बैठकर लोग ध्यान वान करते होंगे या जो भी हो, है ना, तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर वहां उभर कर सामने आए हैं। पत्थर की मूर्तियों की तरह काष्ठ प्रतिमाएं भी प्रारंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्त परंपराओं पर अत्यधिक निर्भर थी। यानी जब हम नालंदा शैली के कला को देखेंगे तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि इन पर सारनाथ का जो प्रभाव है ही, और मथुरा की गुप्त परंपराओं का भी प्रभाव है। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ से महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थी, जैसे कि खड़े बुद्ध, स्टैंडिंग बुद्धा, बोधिसत्व, जैसे कि मंजूश्री कुमार, कमलास नस्त, अवलोकितेश्वर और नाग नागार्जुन। खड़ा माने तुम, हम खड़ा है तो हम खड़ा है ना, तो स्टैंडिंग बुद्धा। तो हमेशा ये याद रखिएगा ध्यान में कि भगवान बुद्ध के मूर्तियों की जो पूजा है, मूर्ति पूजा महायान संप्रदाय का देन है ना। हीनयान या थेर बदन में मूर्ति पूजा नहीं होता है। महायान संप्रदाय के लोकप्रिय होने के बाद ही मूर्ति पूजा की शुरुआत होती है। बोधिसत्व जो है बुद्ध होने के पहले की स्थिति होती है। 11वीं तथा 12वीं शताब्दी के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक, इस पीरियड में वज्रयान का प्रभाव बढ़ा, तंत्रयान या वज्रयान कहलाता है, तब मूर्तियों में वज्रयान संप्रदाय के देवी देवताओं जैसे वज्र शारदा, सरस्वती का ही एक रूप, खसनपन, अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला हो गया। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद ही शुरू हुआ। यानी मुकुट धारण किए हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण 12वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ। एक रोचक तथ्य यह है कि अनेक ब्राह्मणिक प्रतिमाएं जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं थी, वे भी नालंदा से मिली हैं। उनमें अनेक प्रतिमाएं अस्सर के आसपास स्थित गांवों के छोटे छोटे मंदिरों में आज भी पूजी जाती है। तो ब्राह्मण धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियां है ना, वो भी जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं है, वो भी वहां पर मिली है और वहां के स्थानीय गांवों के मंदिरों में स्थापित है और उसकी पूजा की जाती है। तो यहां तक जो है ये आपका हो गया नालंदा शैली, है ना। नालंदा शैली, इस शैली को थोड़ा बढ़िया से आपको ध्यान रखना है और जो जो विशेषताएं बतलाया गया है, इन विशेषताओं को आपको थोड़ा पॉइंट वाइज नोट करके रखना है ना। यहाँ मूर्ति कला की जो बारीकी है, इसमें मूर्ति सब जो बना हुआ है वो घेरा हुआ है, 3 डायमेंशनल है ना। तो इन चीजों को देखते रहना है और जितने पॉइंट्स हैं उसको बना के रखिए, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको, इससे ज्यादा ना यूपीएससी में लिखने को आता है ना बीपीएससी में लिखने को आएगा। यूपीएससी में 150 शब्दों में चाहे जो 250 शब्द में आता है, और इसमें जितना है वो उससे भी बहुत ज्यादा है।